स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखिए क्या होता है, तो बात समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मे आई कम इन बोलती है। क्या बोलती है? मे आई कम इन, मतलब आज्ञा लेती है कि मैं आपके माध्यम में आ जाऊं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या बोलेगी? मे आई कम इन बोलेगी। तो अपवर्तनांक का क्या यहाँ पे रोल होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल परिवर्तित होती है। क्या परिवर्तित होती है? चाल। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये डिसाइड करता है कौन? अपवर्तनांक। कौन डिसाइड करता है? अपवर्तनांक। तो भैया अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक या माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। या माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या करता है? निर्धारण करता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2। इसका मतलब यह है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना कम हो जाएगी वायु के सापेक्ष। किसके भैया? वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 गुना क्या हो जाएगी? कम। ठीक है भैया। अगर प्रकाश भैया वायु से उस माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल 2 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, वायु के सापेक्ष, ये इसका मतलब होता है। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। तो अपवर्तनांक हमारा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक हमारा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक हमारा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो उस अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब उस अन्य माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों में से एक माध्यम वायु होना चाहिए। एक माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ए एन जी। क्या लिखते हैं? ए एन जी। इसको हम पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर हम इसको उल्टा पढ़ लीजिए, कांच का क्या भैया? अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, या फिर हम ए एन डब्ल्यू लिख दें तो इसको हम पढ़ेंगे जल का अपवर्तनांक। जल का क्या अपवर्तनांक? किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो ये दोनों अपवर्तनांक हमारे निरपेक्ष अपवर्तनांक हुए। मतलब दोनों में से अगर एक माध्यम वायु है तो वो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत आएगा। इसको हम लिखेंगे, इसको लिखते हैं वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। ठीक है, ये ता है भैया अपवर्तनांक। या इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक। क्या पढ़ सकते हैं? कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष भैया? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष। और मैं हमेशा ये वाला ही प्रेफर करता हूं कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसे उल्टा पढ़ता हूं, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसको क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, इसको देखिए, जब आगे वाला माध्यम वायु होता है तो आप इसको इतना भी बोल सकते हो डायरेक्ट। क्या बोल सकते हो? सीधे कांच का अपवर्तनांक। सीधे क्या कह दो? कांच का अपवर्तनांक। क्योंकि जो
वायु होता है, अगर किसी माध्यम के आगे कुछ नहीं लगा होता तो वायु ही माना जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक, इसको हम ये भी बोल देंगे कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ऊपर जो है वायु आप छोड़ सकते हैं, अगर पहला माध्यम अगर वायु होता है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब दोनों में से एक भी माध्यम वायु ना हो, जब दोनों में से एक भी माध्यम वायु ना हो। तो देखिए इसको हम लिखेंगे WNG। प्रकाश जा रहा है जल से कांच में, इसका मतलब है प्रकाश जा रहा है जल से कांच में, तो इसको हम पढ़ते क्या है? ये उदाहरण है सापेक्ष का। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। और अगर ये लिखा है GNW तो इसका मतलब है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। प्रकाश जा रही है, ये वायु है, और वायु से जा रही है लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव में। प्रकाश की किरण वायु से जा रही है द्रव में, और यहाँ का जो एक कोण दिया है इन्होंने, ये हमें दे दिया है 135 डिग्री, और ये यहाँ का कोण इन्होंने दिया है 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो वहां स्नेल का नियम ही काम आएगा। क्या आएगा? स्नेल का नियम। आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप यहाँ पे स्नेल का नियम लगा दें। तो देखिए स्नेल का नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। हमने क्या खींच दिया? अभिलंब। क्या खींच दिया? अभिलंब। अब ये 90 होता है, 90 में मतलब 135 में 90 चले गए तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री, और 90 और ये 120, 120 में 90 हटा दीजिए, अब हमें बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। अब हम यहां पे लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो जा रहा है वायु से द्रव में, तो इसी को हम पढ़ेंगे द्रव का अपवर्तनांक। और वही क्वेश्चन में पूछा है द्रव का अपवर्तनांक, आगे वायु लगा है तो आप ये भी बोल सकते हैं द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। स्नेल का नियम साइन I अपॉन साइन R। साइन I की वैल्यू जो है वो है साइन 45 डिग्री, और साइन R की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। पास वाला पास वाले के साथ, दूर वाला दूर वाले के साथ, तो यहां पे जो आने वाला है वो आने वाला है 2/√2। अब यहां पे हम कर लेंगे इसे कैंसिल, तो यहां पे आंसर आ जाएगा √2। इसका वैल्यू 1.414। तो ये हमारा आ गया द्रव का अपवर्तनांक। क्या आ गया भैया मेरे? द्रव का अपवर्तनांक। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ANW और फिर WNG, मतलब जल का अपवर्तनांक और फिर WNG। ये लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। अब मेरी बात समझिए सभी लोग। प्रकाश यहां जा रहा है वायु से जल में, ठीक, फिर जा रहा है जल से कांच में, फिर कांच से जा रहा है हवा में। ठीक, अब यहां देखिए जो एंगल दिए, एंगल देख लीजिए। ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये कोण दिया है 60 डिग्री, ये कोण दिया है 30 डिग्री। ये दिया रहेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम यहां खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब। यहां पे भी एक अभिलंब,
फिर यहां पर भी एक अभिलंब, क्योंकि जिस बिंदु पर अपवर्तन होता है उस बिंदु पे हम क्या खींच दें, अभिलंब खींच दें। तो हमने यहाँ पे अभिलंब खींचना स्टार्ट कर दिए, ये हमारे अभिलंब है। अब यहां पर जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं, ये 90 में 30 चले गए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 90 में 45 चले गए तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 है तो 90 में 60 चले गए कितना हो गया 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, 90 में 30 हटा दो, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है ANW, मतलब जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो भैया हम लोग ये वाला सरफेस ही देखेंगे, कौन सा, ये वाला, ये वाली सतह देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ANW, तो यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पे जो I है ये पृष्ठ के लिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और R की यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी साइन 45। यहाँ पे जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या आनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये आपको याद ही होनी चाहिए, पास वाला दूर वाला दूर वाला। ठीक है, तो जब हम इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे √2 आता है, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा √3/2। उसके बाद देखिए ये वाले सरफेस पे हम लगाएंगे, प्रकाश जा रहा है जल से कांच, जल से कांच, तो यहाँ पे WNG, तो यहां पे लगाएंगे साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। अब यहाँ पे साइन I की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे जो आपतन कोण होगा, ठीक है, ये वाले सरफेस के लिए वो यहाँ पे है 45, तो यहाँ पे I की वैल्यू 45 डिग्री, R की वैल्यू हमने रख दी साइन 30 डिग्री, कितनी रख दी 30 डिग्री। ठीक, अब यहां पे वैल्यू 1/√2, यहां पे 1/2, अब पास वाला दूर वाला, ठीक है, तो 2/√2। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2। ठीक है, तो दो ही वैल्यू में निकालनी थी, ANW जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और WNG कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हमने केवल ये वाला सरफेस देखा यहाँ पे क्योंकि प्रकाश जा रहा था वायु से जल में, और हमने फिर ये वाला सरफेस देखा क्योंकि प्रकाश जा रहा है जल से कांच। ठीक है भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या होता है, यहां पे प्रकाश की किरण, मान लीजिए पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम हमारा वाटर है, मतलब जल में प्रकाश जा रहा है वायु से किसमें, जल में जा रहा है, वायु से किसमें जा रहा है भैया, जल में जा रहा है। ये हमारा वायु हो गया और ये हमारा जल हो गया। अब प्रकाश की किरण जा रही है वायु से जल में, यहां पे जब प्रकाश वायु से गई जल में, प्रकाश की किरणों को सीधे निकल जाना चाहिए था, पर यहां अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। हमने यहां पर एक लगा दिया समतल दर्पण, क्या लगा दिया, समतल दर्पण, और कितने डिग्री पे लगा है, 90 डिग्री पे लगा है, कितने पे लगा है 90 पे। तो प्रकाश की किरण इस पे टकराएगी और इसी माध्यम में, इसी रेखा पे, मतलब इसी पाथ पे, इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो यहां पे बात समझिए, पहले वाले में क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण वायु से जा रहा है जल में, तो प्रकाश जा रहा है वायु से जल में, तो इसको लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे भैया, बात समझिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R। ठीक, ये वाला एंगल क्या है I, ये वाला एंगल क्या है I, और ये वाला कितना है R। दूसरे वाले माध्यम के लिए देखिए, प्रकाश जा रहा है W से जल से किसमें, वायु में, तो यहां पे लिख सकते हैं भैया I की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा R, I की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा R, और R की जगह पे I, क्योंकि यहां पे आपतन कोण हो गया R,
और अपवर्तन कोण हो गया आई। ठीक है भैया। अब इन दोनों में आपको देखिए क्या दिख रहा है कॉमन चीज, जो चीज ऊपर है वो इसमें नीचे है, और जो चीज इसमें नीचे है वो चीज इसमें ऊपर है। मतलब जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, पलट जाता है। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे ए एन डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एन ए, डब्ल्यू एन ए। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आता है। इस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, तो न्यूमेरिकल हमसे कहना चाह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। कितना है मेरे भैया 1.5। तो सबसे पहले कुछ ना आए आपको तो आप लिखेंगे दिया है कि, तो आपने लिखा दिया है कि, दिया क्या है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वो कितना है 1.5। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि 1.5 को 1.5 का आधा होता है 3/2। लिख दिया। निकालना क्या है आपको, W क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये निकालना है। हम जानते हैं, वी नो डेट, हम क्या बात जानते हैं, ए एन जी ये व्युत्क्रम होगा जी एन ए का। मतलब ए एन जी की जगह पे हम रखेंगे किसको, हम यहां पे रखते हैं ए एन जी की जगह पे 3/2 को, और यहां पे 1/GNA। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा GNA जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। केवल हमें उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के पृष्ठ या माध्यम से अपवर्तन। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, जिस बिंदु पर गिरी उसे आपतन बिंदु। ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या भी अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे भैया, आपतन कोण। उसके बाद ये हमारी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। फिर ये इस बिंदु पर गिरी, फिर यहां पे अपवर्तन होगा और ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। क्यों, रीजन बताता हूं आपको, कारण देखिएगा। ऊपर वाला माध्यम है वायु, क्या है भैया वायु, और ये है हमारे लिए कांच, क्या है भैया कांच। तो प्रकाश की किरण जा रही है वायु से कांच में, वायु से कांच में। विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमें यहां क्या दिखाना है, कांच के पृष्ठ पर माध्यम से अपवर्तन। तो बात समझिए सभी लोग, इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि अपवर्तन कैसे होता है। हम सबसे पहले यहां पर एक कांच का पृष्ठ बना रहे हैं। हमने एक कांच का पृष्ठ बनाया, ये क्या है भैया कांच का पृष्ठ। ठीक है, तो ये है किसका, ये है कांच का। ऊपर वाला पृष्ठ क्या है वायु, और नीचे वाला पृष्ठ क्या है वायु। दोनों पृष्ठ मतलब ऊपर वायु नीचे वायु, और ये पृष्ठ काय का है कांच का है। अब हम प्रकाश की किरण को यहां आपतित कराएंगे। हमने प्रकाश की किरणों को क्या करा, आपतित कराया। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये हमारा विलंब है। तो प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन हुआ है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर यहां पर हम अभिलंब खींचेंगे,
प्रकाश की किरण को यहां पे भी सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, क्योंकि अब जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहां पे दो बार इस पहले इस पृष्ठ पे अपवर्तन हुआ, फिर इस पृष्ठ पे अपवर्तन हुआ, ये हमारा विलंब है। ये जो हम किरण होती है ये वाली, इसे कहते हैं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। ये हो गया आई। और ये हो गई अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। अगर ये आर है तो ये भी आर हुआ। दूसरे पृष्ठ के लिए ये आर जो है ये आपतन कोण हो जाएगा। और ये जो किरण निकल रही है इसे कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। जो निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है भैया, इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये अभिलंब N1 और ये N2। तो ये प्रथम सरफेस पर, प्रथम पृष्ठ पर अभिलंब है N1 और ये द्वितीय पृष्ठ पर क्या है भैया? ये भैया प्रथम पृष्ठ हो गया, ये द्वितीय पृष्ठ हो गया, ये द्वितीय पृष्ठ पर अभिलंब है। ठीक है भैया, तो इतना आपको लिखना है। ठीक, अगर कभी भी क्वेश्चन आए, क्योंकि अब आ सकता है, क्योंकि जब से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से ये क्वेश्चन आने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा हैं। तो कांच के पृष्ठ पर माध्यम, कांच का पृष्ठ लें या माध्यम लें, उसमें हमें क्या कराना है? अपवर्तन। तो अपवर्तन इस तरीके से आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, लिख दीजिएगा यहाँ पे कि ये क्या है भैया? अभिलंब है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको सब। अभिलंब है, ये भी क्या है? अभिलंब है। ठीक, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, या उनके बीच क्या संबंध होता है? तो मेरी बात समझिएगा सभी लोग। जैसे लिखा है ANG, ANG, तो बात समझिए। इसको पढ़ेंगे हम क्या? इसको हम पढ़ते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो बात समझिएगा, पहला माध्यम क्या है? वायु। तो प्रकाश की चाल वायु में। फिर क्या है? कांच, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल कांच में। ठीक है भैया, बात समझ आ रही भैया? तो जो पहले उसको लिखिएगा प्रकाश की चाल वायु में, फिर दूसरा माध्यम क्या है? कांच, तो आप लिखेंगे प्रकाश की चाल कांच में। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे जैसे लिखा है WNG, क्या लिखा है? WNG। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हैं? आप यहां पे लिखेंगे पहला माध्यम कौन सा है? जल। तो आप लिखेंगे प्रकाश की चाल किसमें भैया? जल में। किसमें भैया? जल में। उसके बाद डिवाइड, ठीक, अपॉन, बटा प्रकाश की चाल कांच में। किसमें भैया? कांच में। तो प्रकाश की चाल जल में और प्रकाश की चाल कांच में, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है भैया, इस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष। तो सबसे पहले कुछ ना आए तो लिखना दिया है कि। अब क्या क्या दिया है? कह रहा है बेंजीन में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा बेंजीन में प्रकाश की चाल, इसको हम VB मान लेते हैं। कितना है भैया? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद
कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल, तो आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वो आएगा वी ए। वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एयर, मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है भैया। हमें निकालना क्या है, तो हमें यहां पे जो ज्ञात करना है वो निकालना है वायु के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष मतलब ए एन बी, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, बेंजीन का। तो यहां पे क्या होगा भैया, सबसे पहले डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहां पे ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम क्या है वायु, फिर बेंजीन, बेंजीन में प्रकाश की चाल। तो यहां पे जो वायु में प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 3 गुणा 10⁸, और बेंजीन में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸। 10⁸, 10⁸ कैंसिल। अब 3/2 को हम लिख सकते हैं कितना, 1.5। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 1.5। मतलब वायु के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ठीक है भैया।